नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं जीएसटी एक्सपर्ट सीएस के अग्रवाल और हमने स्टडी ऑफ जीएसटी काउंसिल मीटिंग मिनट स्टार्ट किया था 5 दिसंबर से। और हम लोग ये पूरा एक 1 से लेकर 46 तक जितना पब्लिश हो चुका है उसके मीटिंग के मिनट्स को हम लोग पढ़ रहे हैं और इसकी लाइव जूम में पढ़ रहे थे। और इसमें पढ़ क्यों रहे थे, क्योंकि बहुत सारे प्रोविजंस ऐसे हैं जिसका इंटरप्रिटेशन मिनट्स पढ़ के ही पता लगेगा। सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 का कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चैलेंज हुआ है। मिनट्स पढ़ के ही पता लगेगा कि उसका क्या रीजन था सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 लाने का। 151 पावर टू कॉल फॉर स्टैटिस्टिक्स था, अब उसको अमेंड करके पावर टू कॉल फॉर इंफॉर्मेशन कर दिया। उसका क्या मायने है, क्या वाकई में स्टैटिस्टिक्स अब भी है या इंफॉर्मेशन ही है। तो ऐसे बहुत सारे जवाब हैं जो आपको मिनट्स पढ़ के ही पता लगेगा। और आप वाकई में अगर एडवांस जीएसटी सीखना चाह रहे हैं, इन डेप्थ जीएसटी सीखना चाह रहे हैं, तो आपको मिनट्स देखना बहुत जरूरी है। तो जितने भी मिनट्स हम लोग पढ़ चुके हैं वो सारे हम लोग धीरे धीरे यूट्यूब में अपलोड भी कर रहे हैं। और इसकी हम लोग हार्ड कॉपी प्लस ई बुक दोनों हम लोग पब्लिश कर चुके हैं। अगर उस किताब की आपको बुकिंग करनी है तो वो बुकिंग कैसे होगी वो दिखा देते हैं आपको। तो आप हमारी जो वेबसाइट है वो वेबसाइट का नाम है taxbykk.com। इस वेबसाइट में चले जाइए और शॉप में जाके बुक्स में चले जाइए। बुक्स में ये आएगा जीएसटी काउंसिल मीटिंग मिनट्स। ये आप 20 टाइम्स डाउनलोड कर सकते हैं, यानी कि जैसे जैसे ये नए नए मिनट्स आ जाएंगे वैसे वैसे हम लोग अपडेट करेंगे, आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको सिर्फ ई बुक चाहिए, ई बुक में क्या क्या मिलेगा, ई बुक में वर्ड फाइल मिलेगा। ऐसे आप मिनट्स बुक देखेंगे तो मिनट्स बुक पिक्चर फॉर्म में हो तो उसके लिए कॉपी पेस्ट करना ढूंढना मुश्किल होता है, तो हमने उसको वर्ड फाइल में कन्वर्ट कर दिया है। प्लस अपने कुछ नोटिंग्स कर दिए हैं। फिर मर्ज पीडीएफ फाइल, वर्ड फाइल का जितना भी बना है उसको मर्ज करके एक फाइल बना दिए ताकि आप ढूंढ सके कहां कहां क्या क्या अमेंडमेंट हुआ है या क्या क्या मिनट्स में रिकॉर्ड किया गया है। और ओरिजिनल मिनट्स बुक भी है। तो इतना कुछ है। तो ये आप 899 में खरीद सकते हैं। अगर आपको हार्ड बाउंड चाहिए तो उसके हम लोग ऑर्डर देंगे तभी बनता है, तो वो 999 एक्स्ट्रा है। और अगर आप चाहते हैं यहां पर जो नाम लिखा हुआ कौशल कुमार अग्रवाल की जगह आपका नाम लिखा जाए तो वो भी पॉसिबल है, तो उसके लिए 499 एक्स्ट्रा है। और फिर हम लोग आपको इसको कोरियर कर देते हैं। बस इतना ही सा है। और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं हमारे वेबसाइट में, उसको जरूर से देख लीजिएगा, लेकिन फिलहाल इसमें फोकस क्या है, जीएसटी मिनट्स बुक। सो थैंक यू सो मच। वीडियो देखिए, लंबा हो सकता है लेकिन आपके काम का बहुत है। तो अगर वाकई में आप जीएसटी सीखना चाहते हैं, अच्छा जीएसटी सीखना चाहते हैं, तो ये वीडियो, ये जो मिनट्स बुक है, वो मिनट्स की जो स्टडी हम लोग कर रहे हैं उसको जरूर से देखिए। अगर आप हमारे लाइव जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिए 999999227381, हम जोड़ देंगे आपको। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय। सो नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। आज के सेशन में आपका स्वागत है। जीएसटी काउंसिल मीटिंग मिनट्स की स्टडी, और हमने कुछ वीडियोस कर दिए हैं लाइव, और यहां से शुरू करते हैं। यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात स्टेटेड दैट ए डिस्टिंक्शन शुड बी मेड बिटवीन ए इंडस्ट्रियल जॉब वर्कर एंड अदर टाइप्स ऑफ जॉब वर्कर। आज के डेट में ये डिस्टिंक्शन है या नहीं है? इंडस्ट्रियल जॉब वर्क का रेट अलग है और अदर टाइप्स ऑफ जॉब वर्क का रेट अलग है, ऐसा डिस्टिंक्शन है या नहीं है? नहीं सर, नहीं सर। ऐसा तो नहीं है। अब तो ये क्या कर दिए इन्होंने, टेक्सटाइल का जॉब वर्क का रेट अलग, डायमंड का जॉब वर्क का रेट अलग, इस तरह से इन्होंने डिस्टिंक्शन किया हुआ है। ठीक है, रजिस्टर्ड वाला अलग, अनरजिस्टर्ड वाला अलग। चलिए, तो ये हुआ नहीं। इसके बाद ये एक अच्छा मुझे लगा तो मैंने इसको किया। अप्रोच पेपर ऑन प्रिंसिपल्स फॉर फिटमेंट पोस्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी। तो फिटमेंट क्या डिसाइड कर रहा है फिटमेंट कमेटी? रेट ऑफ टैक्स, रेट्स ऑफ टैक्स, रेट्स ऑफ जीएसटी। इन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स बना दिया, उस प्रिंसिपल्स के आधार पे ये रेट फिक्स करेंगे। वो प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं। Introducing this agenda item, Joint Secretary recalled that in the
20th council meeting held on 5th August, one of the honorable members had suggested fixation of rates in a more refined fashion, and flow rate could be considered for fixation through a method of statistical distribution under a subcommittee of honorable ministers. अच्छा, जब 1 जुलाई 2017 को ये जीएसटी आया था तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी पता है आपको? इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की। हमने आपको एक बात बताई थी, रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स ज्यादा टैक्स किस में होना चाहिए, रॉ मटेरियल पे या फिनिश गुड्स पे? फिनिश गुड्स पे। फिनिश गुड्स पे ज्यादा टैक्स होना चाहिए क्योंकि यही टैक्स अल्टीमेटली गवर्नमेंट को मिलता है, इसका तो आईटीसी मिलता रहता है। लेकिन जब ये रेट ऑफ टैक्स फिक्स किया गया तो रॉ मटेरियल पे मान लीजिए 18% है, फिनिश गुड्स पे कितना हो गया? 5%। 5 हो गया, 12 हो गया या 12 हो गया, तो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में आने लगा। He further stated that the present rate structure was more or less based on the pre-GST tax incidence, and that any future review of the GST rate structure would be based on policy objectives which the council would seek to achieve from the GST rate structure of goods rather than a mere fitment exercise. He stated that in the above context, the following basic principles regarding GST rates on goods could be relevant for the future review of rates. एक बात और बताइए, जुलाई के महीने में, जुलाई 2017 में कितना जीएसटी गवर्नमेंट ने कलेक्ट किया था? नहीं याद है क्या? कोई भी अमाउंट एक गेस कर दीजिए, कोई भी अमाउंट गेस कर दीजिए। 5,000 करोड़ से लेकर 20,000 करोड़, 20,000 करोड़ से लेकर 30,000 करोड़, 30,000 से लेकर 1 लाख करोड़, कौन सा? वो लग रहा है 1 लाख के अंदर ही था, मैं बीच वाला। बिलो 5,000 करोड़ होना चाहिए। बिलो 5,000 करोड़। ओके, ये 22,000 करोड़ था। आज के रेट में 1 लाख करोड़ से ऊपर है, 1.5 लाख करोड़ है। तो वी हैव कम अ लॉन्ग वे, और जितना जीएसटी का कलेक्शन बढ़ेगा उतना कम कंपनसेशन देना पड़ेगा। ये देखते हैं, टू एंश्योर ए फ्री फ्लो ऑफ आईटीसी, exemptions which break the ITC chain and result in cascading of input taxes should be kept to a bare minimum. Cascading कैसे हो सकता है? टैक्स ऊपर टैक्स। कैसे? एग्जम्पशन के कारण कास्केडिंग कैसे हो सकता है? किसी चीज पे टैक्स रॉ मटेरियल पे लग रहा है और उसके बाद उस गुड्स को एग्जम्प्ट करके बेचा जा रहा हो। देखिए, फिनिश गुड्स को अगर हम लोग एग्जाम कर देते हैं, मान लीजिए बहुत सारी दवाइयां हैं जिसको एग्जाम कर दिया, तो ये रॉ मटेरियल का इसका क्रेडिट नहीं मिलेगा उसको ना। 17(3) रूल 42-43। तो ये इसका इस पे ये एग्जाम हुआ, लेकिन ये तो टैक्सेबल है। इस पे तो सप्लायर टैक्स लेगा ही। मान लो इसमें 100 + 18 लगे तो 118 रुपए का कॉस्ट हो गया, है ना? फिर 18 रुपए पे ये कास्केडिंग तो हो नहीं रहा है क्योंकि फिनिश गुड्स तो एग्जेम्प्ट है, लेकिन चेन ब्रेक हो रहा है। पता नहीं ये क्यों लिख रहे हैं। खैर, if any particular state desires to incentivize certain goods, 1 मिनट होल्ड कीजिए। If any particular state desires to incentivize certain goods of local importance for dealers with turnover beyond the threshold exemption and composition scheme, it would be desirable that the same is done using a direct subsidy rather than exemption from GST or reduction in GST rate. अब कोई स्टेट, मान लीजिए उड़ीसा चाहता है कि जो बैम्बू से जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उस पर जीएसटी 0 हो जाए, सिर्फ उड़ीसा चाह रहा है, बाकी स्टेट नहीं चाह रहे हैं, तो उसमें एग्जेम्पशन रूट नहीं चलेगा। अगर उड़ीसा गवर्नमेंट को एसजीएसटी का रीइंबर्समेंट रूट लेना होगा। इसमें रीइंबर्समेंट लिखा हुआ नहीं है, न एग्जेम्पशन न रिडक्शन, इस हाँ डायरेक्ट सब्सिडी मतलब रीइंबर्समेंट, ठीक है। As nil GST on manufactured goods result in negative production for the domestic goods, मतलब फिनिश गुड्स अगर एग्जेम्प्ट कर देंगे तो बाहर से इंपोर्ट होने लगेगा, and thus goes against Make in India policy. As a rule, no manufactured goods should be fully exempt from GST. फिनिश गुड्स को एग्जेम्प्ट कभी मत करो।
As concessional GST rate on any goods lower than the GST rate on inputs for such goods, यानी कि inverted duty structure, results in additional cost to the domestic suppliers, putting them at a disadvantage with service imports. Concessional GST rate on goods lower than the GST rate on inputs should be generally discouraged. Considering that the present GST rate structure reflects more or less the pre-GST tax incidence, it would be desirable to let the goods prices settle with the present GST rates and seamless flow of input tax credits. In view of the concern that the benefit of tax incidence reduction in GST or allowance of full ITC across the value chain is not being passed on to the consumer, further changes in GST rate on goods before the prices get settled post introduction of GST would not be advisable. मतलब पूरी तरह से जीएसटी का रेट सेटल हो जाएगा, उसके बाद जीएसटी के रेट में चेंज करेंगे। अच्छा, ये प्राइस रिड्यूस हुए थे क्या जीएसटी आने के बाद? प्री जीएसटी रिजर्व में किसी गुड्स का प्राइस 100 था, अब 90 हो गया, ऐसा किसी भी गुड्स का हुआ? कोई एग्जांपल है आपके पास? नहीं सर, किसी भी गुड्स का नहीं हुआ? नहीं हुआ। फिर एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी क्या कर रही थी? किसी न किसी का तो हुआ ही होगा। नहीं, केवल मारुति वाले पे एक जगह कार्रवाई की थी उन्होंने और कुछ भी नहीं की थी। अच्छा, हुआ तो था, मुझे याद नहीं आ रहा बस। ये कंज्यूमर गुड्स में फ्रिज, एसी, ये सब में चेंजेस तो आए थे। To ensure a meaningful and objective analysis of the cost and benefit of any intervention in GST rates, and with an objective to converge towards a single rate or two rates GST, any further changes in GST rate on goods based on policy objective rather than pre-GST tax incidence of goods may be considered only after a reasonable time gap, say 3 months. 3 महीने में करना चाह रहे थे ये कि 2 रेट हो जाए, तो 5 साल से ऊपर हो गए। तो मुझे लगता है आने वाले समय में ये हो सकता है। क्या कहते हैं आप? कम से कम अभी कितना रेट चल रहा है? अभी तो 5, 12, 5, 12, 18 नहीं, 3 से शुरू करिए ना सर। 3 छोड़ देते हैं क्योंकि वो मुझे लगता है हाई वैल्यू गुड्स के लिए है। गोल्ड के ऊपर है 5, 12, 28 और एक जीरो भी एग्जामिशन वाला। सर गोल्ड के ऊपर 3% है ना? हाँ, वही कह रहा हूँ, गोल्ड, डायमंड, ज्वेलरी इसको छोड़ देते हैं, ये बहुत इम्पैक्ट नहीं करेगा। सर एक और भी है, कौन सा? वो सेमी प्रीशियस अकीक के स्टोन्स आते हैं, अकीक के पत्थर के, वो भी उसी में आता है। 0.25 में क्या स्टोन आता है? स्टोन्स आते हैं। ऐसा तो कोई रेट ऑफ टैक्स नहीं है जिन्हें। हाँ, है। वो तो मर्चांट एक्सपोर्ट वाला है केवल। नहीं 0.10 वाला है मर्चेंट एक्सपोर्ट में। हाँ, मर्चेंट वाला 0.1 है। वही कह रहा हूँ, 0.05 0.25 हमारे पास लोग तो ऐसे 0.05 करके है मर्चांट एक्सपोर्ट वाला। हाँ जी बराबर है, मैं 0.25 बोल रहा हूँ। हाँ, 0.25 डायमंड पे है ना। हाँ तो वही ना, स्टोन्स हो गए ना। हाँ तो ये आया ना एक इसमें 3% गोल्ड पे है। हाँ तो ये यहाँ पे लिखा है, इसलिए मैं 0.5, 12, 18, 20 मैंने हाँ, पूछा हाँ। कि हाँ और इन्होंने एक रेट और इंट्रोड्यूस कर दिया 6%। ये किस पे है था? ये ब्रिक्स तो पे? ब्रिक्स पे आया ना। हाँ राइट, नो आईटीसी। और ये लोग क्या बात कर रहे थे, कई बार बात हुई भी है कि 12-18 का एवरेज निकाल लेते हैं, या तो 15 कर देंगे या 16 कर देंगे। तो ये दोनों मर्ज हो सकता है। जब सेस चला जाएगा तो ये 28 रहेगा नहीं, सीधे 40 हो जाएगा। सारे प्रोडक्ट्स पे तो है नहीं शेष। हाँ जी, हाँ जिसमें भी है। अच्छा, हाँ ये बात तो सही कहा कि अगर सारे प्रोडक्ट्स में नहीं है तो और एक रेट आ जाएगा 28 के साथ 40। 28 रहेगा, जाएगा नहीं। सही बात है, 28, 40 ये मर्ज होगा। 5 हटा नहीं सकते, 0 कम कर सकते हैं, हटा नहीं सकते। यही दोनों मर्जिंग का नजर आ रहा है बस। ले जाए 12 वाले को भी 6 में ले जाए, क्या दिक्कत है? 12 वाले को 6 में ले जाए और क्या? उनको 1.5 लाख करोड़
नजर आ रहा है। और तो कुछ भी कर 2024 सकते हैं। 2024 में इलेक्शन है, जितना ज्यादा ये पैसा आएगा उतना ज्यादा वो गवर्नमेंटल पॉपुलर स्कीम निकाल सकती है। तो देखिए 2024 के बाद ही एक्सपेक्ट कीजिए कुछ बड़ा होने का। अरे मैडम तो हॉस्पिटलाइज हुए ऐसा मालूम पड़ा कि क्या हो गया? हाँ निर्मला सीतारमन जी अच्छा, कब कब की बात है ये? कल की की बात। हाँ, चलिए। For any further changes in GST rates on goods based on pre-GST tax incidence on goods, the following procedure may be adopted. Each state or center makes a list of goods where representations have been received seeking reduction in GST rates. Each state mentions VAT rates on rates of different states for such goods, and the center mentions the central excise duty rate of such goods. Considering the methodology adopted by Fitment Committee, the pre-GST tax is worked out. In case where the pre-GST tax incidence does not fall in the bracket as provided by the GST Council for the present GST rate, the GST rate may be considered for suitable modifications, keeping in view the overriding principles of 1 to 5 above. In respect of goods attracting 28% GST, the review may be done after a reasonable time gap of say 3 months based on GST data on following lines. Goods which satisfy the following criteria may not be considered for review, namely goods that yield high revenue, luxury goods, goods having negative externality, sin goods. ये क्या है? ये कौन सा goods है? टोबैको ये sin goods में आएगा tobacco। एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, मतलब वो गुड्स जो पॉल्यूशन फैलाता है। अच्छा, एनवायरमेंट का इफेक्ट करता है वो वाला। पॉल्यूशन अफेक्टिंग, एग्जाम्पल लिखे जरा एग्जाम्पल। इतना ही लिख देता हूँ। चलिए, तो ये 28 का 28 ही रहेगा। गुड्स विच सेटिस्फाई एनी ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया में बी कंसिडर्ड फॉर रिव्यू सब्जेक्ट टू द रेवेन्यू यार्डस्टिक, नेमली गुड्स ऑफ मास प्रोडक्शन इन पब्लिक इंटरेस्ट। तो ये जो फ्रिज है, एसी है, इस पे तो 28% है ना? यस सर, तो इसको 28%। हाँ 28% है, करेक्ट। इमीडिएट इंटरमीडिएट गुड्स विच आर द नेचर ऑफ B2B सप्लाईज, हाँ मतलब रॉ मटेरियल हो गया बेसिकली। B2B सप्लाई है तो उसका तो मतलब नहीं बनता 28% में रखने का। गुड्स प्रीडोमिनेटली मैन्युफैक्चर्ड इन द अनऑर्गेनाइज्ड MSME सेक्टर, ओके। एक्सपोर्ट रिलेटेड आइटम्स, ठीक बात है। हाँ, ये 4 चीजों को 28% से हटा दो। आज के डेट में कौन सा है? यही मुझे नजर आता है। कोई रॉ मटेरियल है जिसपे B2B सप्लाईज पे रॉ मटेरियल जिसपे 28% है? कोई आइडिया आप लोग को? या कौन सा गुड जो अनऑर्गेनाइज्ड MSME में प्रोड्यूस करता है? सर ऑटोमोबाइल पार्ट्स होते हैं ना। हाँ, ये MSME सेक्टर में ज्यादातर। एक्सपोर्ट रिलेटेड आइटम्स। Based on the above criteria, Council may consider suitable guidelines for review of 28% rate, which with an aim to rationalize rate with priority to items of consumption by common man and keeping in view the revenue impact of such changes. इस GST काउंसिल मीटिंग में, जो 48 GST काउंसिल मीटिंग में इन्होंने 2 रेट चेंज किए 2 गुड्स पे। एक को नील पे ले आए, याद है आपको? उसको अगर इस प्रिंसिपल्स में फिट किया जाए तो कहीं फिट होगा। ये रहा हस्क ऑफ पल्सेस इंक्लूडिंग छिलका एंड कंसंट्रेट्स इंक्लूडिंग चूनी, चूरी, खांडा।
Ethyl alcohol supplied to refineries for blending with motor spirit. इथाइल अल्कोहल 18 से 5। ठीक है, रॉ मटेरियल पे कम रखना भी चाहिए, इन्होंने कम कर भी दिया। It was also decided to include supply of mentha arvenis under reverse charge mechanism as has been done for mentha oil. अच्छा, ये जो लिख रहे हैं मैंने पढ़ा भी था, मेंथा ऑयल पे रिवर्स चार्ज है, हमें तो पता ही नहीं है। कब लगाया इन्होंने? क्या पता, हमने ये बाद में लगाया इन्होंने। नहीं, ये कह रहे हैं कि मेंथा आर्वेनिस पे रिवर्स चार्ज जैसे मेंथा ऑयल पे था। मेंथा ऑयल पे कब था रिवर्स चार्ज? मेंथा ऑयल तो है गुड्स पे रिवर्स नहीं, चार्ज मेंथाइल पे अब इन्होंने लगाया है, एज हैज बीन डन फॉर मेंथा ऑयल। शुरू में नहीं था। सर कौन सा अपना नोटिस? उसमें ऐड कर दीजिए ना, अपना जो चैप्टर है वहां पे मेंथाइल जो टोबैको प्रोडक्ट्स तो लिखा मुझे है, नोटिफिकेशन तो मिले तब तो ऐड करूं, मुझे रो नोटिफिकेशन नहीं रो मिला। कैशियो का वगैरह आपने नहीं, लिखा है अब ना? आएगा ना नोटिफिकेशन। आया कहाँ? है मेंथाइल रिवर्स मेंथाइल पे चार्ज नोटिफिकेशन अभी आया नहीं है शायद। ये लिख क्यों रहा है? पहले से हम लोग कर चुके हैं। नहीं, पहले नहीं था। एज हैज बीन डन ऐसा लिखा है। हाँ 1 अक्टूबर 2021। ये 47 जीएसटी काउंसिल मीटिंग में हुआ था। नहीं, एक अक्टूबर 2021 है ये तो। हाँ, तो वही बता रहा हूँ, 47 जीएसटी काउंसिल मीटिंग में हुआ था डिसीजन इस पे। अच्छा, CBIC notify RCM applicability on supply of mentha oil by unregistered person to registered person। हाँ, तो जो 93 का जो 7 आइटम थे ना, उसी में सर जुटा है। ये नोटिफिकेशन लेके आया ये। 93 में उन्होंने जोड़ दिया। हाँ 93। देखिए 1 अक्टूबर 2021 से। चलिए, तो ये मेंथा ऑयल तो हमने किताब में डाल दिया। अब ये है, इट वाज डिसाइडेड टू क्लैरिफाई रब सलावत इज क्लासिफाइबल अंडर CTH 1702 which attracts GST at the rate of 18%। CTH का फुल फॉर्म क्या है? कस्टम टैरिफ हेड सर, हाँ, कस्टम टैरिफ हेड। तो HSN क्यों नहीं लिख रहा है ये? सेट में डाल देंगे। रिकॉर्डिंग ऑन है ना? हाँ, खैर कस्टम कस्टम टैरिफ हेड है ना? पता नहीं वो सेट में डाल देंगे। बोल रहा पर्सनल यूज के लिए। खैर दैट्स, दोनों सेम ही होना चाहिए। मास्टर लर्निंग्स में एक बार देखते हैं यार, मास्टर लर्निंग में टाइम रहेगा। अच्छा सर, क्या है? 1702 है ना? नहीं। 1702। जी। मैथ लेके बैठो बेटा। हाँ, ये रहा, लिखा हुआ है अदर सुगर्स इंक्लूडिंग केमिकली प्योर लैक्टोस, maltose, glucose and fructose in solid form, sugar syrups not containing added flavoring or coloring matter, artificial honey whether or not mixed with natural honey, caramel। और ये क्या नाम दे रहा है ये लोग? रब सलावत। रब सलावत क्या होता है? शरबत तो नहीं है? हैं? राब राब सर, राब बोलते उसको, राब। राब, राब सलावत। राब राब। ये राब सलावत क्या है? एक प्रकार का गुड़ का घोल है जो जानवरों को पिलाया जाता है या गरीब लोग खाते हैं रोटी के साथ। अच्छा,
रब गुड हाँ हाँ। being the inferior forms of sugar cane required for use in sugar factories in good rub और खंडासरी। हम्म। ओके ओके, तो इसमें पहले प्रॉब्लम थी क्या? पहले मेरे ख्याल से ये एग्जाम्शन में इसको रखे हुए थे क्या? मतलब पहले ये देखो कितना पुराना एक्ट है, यूपी रब मूवमेंट कंट्रोल ऑर्डर 1967। हम्म। पता नहीं, मतलब उस पहले मुझे लग रहा है डिस्प्यूट होगा कि ये इस पे ये रेट एग्जाम्शन होगा या इसमें हो, तो अब ये गवर्नमेंट ने क्लेरिफाई एग्जाम्शन कर था, दिया। ज्यादातर ये गरीबों का भोजन था या जानवरों को दिया जाता था। हाँ हाँ, हम्म। ओके ओके। यस, जमीन में नहीं बैठो, फायरआर्म्स मैन्युफैक्चर्ड, पागल जैसा काम मत करो, उठो पहले, अरे बाप ठंडा रे। लग जाएगा 1 मिनट में। देखो जमीन में बैठा हुआ ही। कमलेश जी म्यूट कर लीजिए। तो फायरआर्म्स मैन्युफैक्चर यूजिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रूशन 1905, इसको भी देख लेते हैं। अच्छा, ये जो देख रहे हैं ना सेक्शन 4 चैप्टर 19, सेक्शन 4 में कई चैप्टर आ सकते हैं। ये चैप्टर 19, ये जो है दिस चैप्टर, ये नोट से ही, इसको हम लोग चैप्टर नोट बोलते हैं। इससे डिसाइड, इससे भी इंटरप्रिटेशन होता है कि कहां जाके ये सेट होगा। 1905 क्या नंबर है पूरा? 1905 9030। वो पापड़ वाला। ये रहा एक्सट्रूडेड और एक्सपेंडेड प्रोडक्ट, सेवरी और सॉल्टेड। हाँ, 30% क्या लिखा है सर? ये इंपोर्ट ड्यूटी है, एचएसएन हम लोग इंपोर्ट का देखा। हाँ, बाकी ये जीएसटी में अभी 40 है ना, इसमें पापड़ में टैक्स नहीं है। पापड़ में टैक्स है? नहीं, नहीं है। एग्जेम्प्टेड है। एग्जेम्प्टेड है। और ऊपर से क्या हो गया है कि वो ब्रांडिंग जो आया ना अपना, जो पैक और अनपैक वाला जो सर्कुलर हाँ। आया था, हम्म, उसमें भी कवर नहीं हुआ है ये एंट्री। आपको ये लिंक आपके पास है या नहीं है? आपको कौन सी भेज लिंक? देता हूँ। ये देखिए, इसमें क्या है, ये आईजीएसटी के रेट्स हैं, मतलब सीजीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, अब जैसे हमने क्या बताया, पापड़। नहीं नहीं, ये 19, ये देखते हैं 1702, 1702। अब मुझे ये पता लगना 1702 पे रेट क्या लगेगा, तो ये देखिए 5% है। ये 1702 में क्या है? 18%। 18% है। और एक 1701 जैगरी ऑल्ट, इसमें अब आप एचएसएन देखेंगे तो एचएसएन में इन्होंने क्या किया है, मैं फिर से 1702 में आता हूं ताकि समझ में आए। अब ये 1702 है, अब यहां पर 1702 का इतना क्लासिफाई है, 11 भी है, 1110 ये सब भी है ना। इसमें आप देखिएगा तो 1702, इसमें कोई लाइन नहीं है, ऐसे डैश नहीं है ना। तो 1702 का हेडिंग ये हो गया। अब इसके पार्ट्स देखिए, लैक्टोज एंड लैक्टोज सिरप, ठीक है। अब 2 लाइन है, इसका मतलब ये लैक्टोज एंड लैक्टोज सिरप का फर्दर पार्ट है। फिर 3 लाइन है, फिर इसका 2 पार्ट है, इन सॉलिड फॉर्म या अदर्स। जब आप चार्ट बनाएंगे तो आपको नजर आएगा ये से। अच्छा। समझ में आ रहा है आपको? अब जैसे ये अदर लिखा हुआ, तो अदर किसका पार्ट है? इसका पार्ट है। लैक्टोज एंड लैक्टोज सिरप का 2 पार्ट हो गया, ये 2 लाइन और ये 2 लाइन अदर। अच्छा। फिर इसका 2 पार्ट हो गया। इस तरह से आप समझिए, रुकिए। कंटेनिंग 98% वाला 2 पार्ट होगा। अब जैसे 1702 है, ठीक, ये 2 पार्ट में 11 और 19, 11 19, 11 के, ये देखिए 11 दोनों जगह है ना, तो 1090, इसके 2 पार्ट कर दीजिए, 1090, ठीक है। अदर, अब अदर के 3 पार्ट है, 1 2 3 1 2 3, ये रहा 1090, ठीक है। अब अगर मुझे ये जानना है कि इसका क्या रेट है, तो
यहां तक पहुंचने के लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा? 17021110। समझ में आया? 17021110 यानी कि इन सॉलिड फॉर्म। क्या चीज है इन सॉलिड फॉर्म? 11 का 11 क्या है? ये है क्लैरिटी ना? क्या है अब? हाँ, सिंगल डैश डबल डैश। है ना, ये ट्रिपल डैश डैश। बड़ा इंपॉर्टेंट है। जी, डैश भी इम्पोर्टेंट है। और एक तीन साइड डैश में भी ये है, सब। डबल डैश का भी फर्दर पार्ट है, तीन डैश। जी जी हाँ, जी जी। 3 डैश, तीन, ऐसे ही ये पूरा ऐसे ही चल रहा है। तो 4 डिजिट, 6 डिजिट और 8 डिजिट। करेक्ट है? अब आप सोचिए, जब आप HSN डालते हैं IGST में, सॉरी GST में, अब GST में तो ये इतना 8 डिजिट तक तो उन्होंने रेट नहीं बताया है, हम्म, 4 डिजिट तक बताया। आप देख लीजिए, ये जो रेट बताया है इन्होंने, क्या बताया? 1701, 1702, 1702, 1704, 1700। अब मैं जब सब सिर्फ 1702 देखूंगा तो 1702 में तो सब कुछ आएगा। जी। करेक्ट सर। हाँ। ठीक है, अब इन्होंने जो निकाला ये वाला रब सलाबर, इन्होंने क्या लिखा? 1702 में डाल दिया। इन 1702 में किस में जाएगा? बरोबर। 1702 में किस में जाएगा? बोला उसकी जरूरत नहीं है, इन्होंने फर्दर पार्ट किया ही नहीं है, तो 1702 बोल दिया। आप 1702 में, सॉरी 1702 में 17 से कितना है? 5%। 5% का भी रेट है और 18% का भी रेट है। तो उसमें इन्होंने 5% फर्दर का- क्लैरिफाई कर दिया कि भैया 1702 में विच अट्रैक्ट्स GST एट द रेट ऑफ 18%। 1702 में 18% वाले को देखना। तो मतलब 1702 में कौन सा देखना है? ये वाला। हम्म, तो अब जब आप GST में रेट लिखेंगे तो बोले शेड्यूल 3 में सीरियल नंबर 11 का 1702 देखना है, जो 18% है। तो शेड्यूल 3 बोले तो ये रहा शेड्यूल, GST का, शेड्यूल GST में रेट नोटिफिकेशन का शेड्यूल 3। शेड्यूल 3, एक्ट का नहीं। ओ शेड्यूल 1 में 5 है, शेड्यूल 2 में 12 है, शेड्यूल 3 में 18 है, शेड्यूल 4 में 28 है। समझ में आ रहा है ये कैसे काम कर रहा है? जी। ये अब जब, चीज, हाँ बताइए ये राजेश जो जी। चीज आप बता रहे हैं, हाँ, इनको क्या जरूरत थी इतना इसको टिपिकल बनाने की? इनके अधिकारी खुद ही नहीं जानते क्या चीज कहाँ से आ रही है। अच्छा इसको देखते हैं, 1905 वही मैं 906। कह रहा हूँ, हाँ, एक सिंपल दुकानदार आदमी वो क्या देखेगा सर? प्रोफेशनल देख रहा है या नहीं देख रहा है, ये भी देख लीजिए, सोच लीजिए। वो भी नहीं देखते वो प्रोफेशनल, अधिकारी भी नहीं देखते हैं। HSN समरी जो हम लोग भर के 8 अंक की पकड़ा रहे हैं ना, उन्हीं से पूछिए इसमें क्या क्या आ गया, हाँ। क्यों आ गया, वो भाग जाते हैं। मैं आपको, अच्छा ये 18 जुलाई 2022 का रेट जी है। सर, आप अब कंप्लीट कीजिए। है ना, अब इसमें देखिए इन्होंने 8 डिजिट तक लिखा है, इसमें 8 डिजिट है ही नहीं। ना, वो कस्टम टेरिफ हेडिंग में जाना पड़ेगा। तो अब ये 1905 अगर हम लोग देखें, पिज्जा ब्रेड भी है, तो इसमें रेट उन्होंने लिखा है एट द रेट ऑफ 18%। 1905 देखिए कहां कहां है। अब आप सोचिए कंफ्यूजन क्यों होता है। मैं कह रहा हूं 1905 पे कितना लगेगा? 5%, जब तक ये प्रेस रिलीज नहीं आया था। फ्रेम्स, फायरम्स, फ्रायम्स मैन्युफैक्चर्ड, लापड़। लापड़, ओके। तो इसमें 5 लगेगा या 18 लगेगा? तो ये 5 पिज्जा, लगा देते थे, हाँ जी, तो 5 टका के रखते थे पहले, 5 टका के। हाँ, पिज्जा ब्रेड, खाखरा, प्लेन चपाती और रोटी। अब देखिए इसमें ये देख रहे हैं सीरियल नंबर 100 में इन्होंने 8 डिजिट तक लिखा है, 1905 4000। रस, टोस्टेड ब्रेड एंड सिमिलर टोस्टेड ब्रेड। अब इसमें जब आप जाएंगे HSN में भी तो सेम मिलेगा आपको, यही वाला डिस्क्रिप्शन मिलेगा। एक बार दिखा देता हूं आपको। इनको सिंपल एक रेट वाइज चार्ट दे देना चाहिए था। 1905 ये रहा, रस, टोस्टेड ब्रेड एंड सिमिलर टोस्टेड प्रोडक्ट्स, यही वाला है ना? टोस्टेड ब्रेड एंड सिमिलर टोस्टेड ब्रेड, एकदम एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन मिलेगा। तो 8 डिजिट का कर दिया इन्होंने, इसको मतलब 5%, ठीक है।
अब 1905 लिखने के बावजूद 1905 में 5% था ही, हम्म फिर ये अलग से 1905 4000 लिखने की क्या जरूरत थी? इसी को कर देते 5%, इस 1905 में सब कुछ आ जाता है ना, ये सब कुछ आ जाता है, लेकिन पता नहीं क्या 40 तो है कारण रहा है। नीचे, नीचे क्या लिखा है 40 में? नीचे लाइए तो हाँ ये तो लिखा ही हुआ है, मैं ये कह रहा हूं 1905 में ऑलरेडी 5% हम्म है ना। इसमें अगर कुछ अलग रेट लगते तब तो समझ में आता है ये सीरियल नंबर 100 बनाया हुआ है। कि अलग से लिख देते, 18 है तो अलग से लिखते। हाँ तो अलग से लिखते कि नहीं 1905 में तो 5% लगेगा, लेकिन ये 4000 वाले में 18 लगेगा। ऐसा तो क्या नहीं, अलग से इन्होंने क्यों बनाया वही जानते हैं, मुझे नहीं पता। अब आप देखिए 1905 में पिज्जा ब्रेड 5, 1905 खाखरा प्लेन चपाती और रोटी 5, रस्क रोस्टेड 5, लेकिन उसके अलावा 1905 जितने भी हैं उस पर 18। हाँ पेस्ट्री वेस्ट्री लग्जरी टाइप के। ठीक है, अब 1905 में पिज्जा ब्रेड लिखा है, इसको तो 8 डिजिट में कर सकते थे ना ये। देखते हैं पिज्जा ब्रेड अलग से लिखा हुआ है। सर रेट ऊपर रेट लिखिए, रेट फिर से वापस उसमें वो वाला अपना यहाँ पे लिखिए, टोस्टेड ब्रेड यहाँ पे लिखा है 18%, सेकंड लाइन, और टोस्टेड ब्रेड में यहाँ पे 5% लिखा है, और यहाँ पे टोस्टेड ब्रेड यहाँ पे सेकंड लाइन। ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, अदर देन पिज्जा ब्रेड खाखरा प्लेन अच्छा चपाती अदर लिखा हुआ है ना। पिज्जा ब्रेड अलग से है क्या? तो कंट्रोल एफ कर दीजिए। नहीं नहीं कंट्रोल एफ नहीं, ढूंढेंगे तो यही ढूंढेंगे, इसके बाहर नहीं ढूंढेंगे। 1905 क्रिस्प ब्रेड लिखा है, जिंजर ब्रेड लिखा है, लेकिन पिज्जा ब्रेड लिखा ही नहीं है इन्होंने, है ना, इसीलिए पिज्जा ब्रेड नहीं लिखा, इसीलिए इनको अलग से लिखना पड़ा। खाखरा प्लेन चपाती रोटी लिखा हुआ है, खाखरा प्लेन चपाती और रोटी नहीं लिखा हुआ, इसीलिए अलग से लिखना पड़ा। और इंपोर्ट होते ही नहीं है सर। अच्छा, और ये रस्क टोस्टेड ये अलग से लिखने की जरूरत नहीं थी क्योंकि ये लिखा हुआ है। खैर इन एनी केस, ये आप पापड़ बता रहे थे, पापड़ पे 0 है। जी पापड़ एग्जेम्प्टेड गुड्स है सर। सर ये आज की तारीख का है, लेटेस्ट है ना ये, 18 जुलाई 2022। नहीं पापड़ पे करंट में भी एग्जेम्प्टेड है। नहीं वो बराबर है, लेकिन वो 5 पैकिंग वाला आ गया था ना, 3 पैक वाला कंडीशन था ना। हाँ तो 3 पैक में तो पापड़ पैक में ही था, पैक में ही बेचते हैं, पहले से ही आते हैं पापड़ शुरू से ही पैक में आते हैं। हाँ तो उसमें 5% नहीं लगा, फिर भी नहीं लगा। इसमें एग्जाम वही चीज हो गया, रह गया, बाकी सब में लग गया। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया ना रेट ये कैसे HSN जा रहा है। इसमें भी बहुत सारे इश्यूज हैं। अब ये हस का पल्सेज और ये जब डिस्प्यूट आता है ना, जब ऑफिसर कहता है नहीं ये इस HSN डिजिट में जाएगा, उस HSN डिजिट में जाएगा, इसीलिए मैं यहाँ पर कह रहा था कि किताब में HSN लिखना बहुत जरूरी है, बिना HSN का तो काम नहीं होगा। इसमें भी सर जो ये हस बोले तो छिलका आता है ना, वो छिलका भूसी। हाँ इंक्लूडिंग छिलका। तो इसमें पेड़ी के छिलके पे 5% लगते हैं, पहले लगता था, अब 0 करेंगे ये। अब देखिए इसमें ना, इसमें HSN नहीं लिखा है इन्होंने, HSN लिखा होता तब तो पहुंच जाते हैं हम लोग। ये जब नोटिफिकेशन आएगा तब वो HSN लिखेंगे इसमें। यस जो हस का पल्सेज वाली बात है ना सर, हाँ तो जब सर से मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि शुरू में बहुत सारे लोगों ने तो इस पे 5% जमा किया, बहुत सारे लोगों ने जमा नहीं भी किया। हाँ तो जो जमा कर दिया उनसे उनको रिफंड नहीं मिलेगा और उनके ऊपर कोई पैनल एक्शन नहीं होगा, और जिन्होंने नहीं जमा किया उनके ऊपर भी कोई पैनल एक्शन नहीं होगा, ना उनसे जमा कराया जाएगा। मतलब शुरू से ही एग्जेम्प्टेड हो गया ये। चलिए ठीक है। अच्छा पल्सेज इसलिए लिखे क्योंकि जो राइस की जो वो बनते जो छिलके होते हैं वो टैक्सेबल है। पेड़ी नहीं उसको राइस ब्रान बोलते हैं, भूसी। भूसी अलग है, हाँ भूसी अलग है, तो वो 5% है। अरे कहने वाले उसको भी छिलका कह देंगे। छिलका तो पूरा मतलब बड़ा होता है, उसका तो मतलब भूसी तो मतलब पाउडर फॉर्म में होती है। चलिए, in order to expand the tax base, he suggested that electricity, land and real estate should be brought under GST.
He observed that the honorable chairperson as well as honorable deputy chief minister of Delhi has expressed an interest in bringing these items under GST, and this would also help in boosting exports. ऐसा क्यों लिख रहे हैं? वो एक्सप्रेस कहाँ हो जाएगा? नहीं, प्रॉब्लम ये हो है, सकता इलेक्ट्रिसिटी, लैंड और रियल एस्टेट पे जो स्टैम्प ड्यूटी दी जा रही है, और लैंड पे या रियल एस्टेट पे और इलेक्ट्रिसिटी पे जो चार्जेस दिए जा रहे हैं, जो टैक्सेस दिए जा रहे हैं, इसका क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। सर इसमें भी तो दो कहानी लग सकती है ना, एलयूटी एक है मिनट, एक या मिनट, एक मिनट। इलेक्ट्रिसिटी में आपने टैक्स दिया, लैंड और रियल एस्टेट में आपने टैक्स दिया, लेकिन उसका क्रेडिट आपको नहीं मिला। अगर क्रेडिट नहीं मिला तो आपकी कॉस्ट बढ़ कॉस्ट गई, बन गया। आपका कॉस्ट बढ़ गया। अगर कॉस्ट बढ़ गया तो, क्योंकि आपको जो क्रेडिट जिसका आपका मिल export रहा है महंगा उसी का, होगा। तो जिसका क्रेडिट मिल रहा है वही तो जीरो रेटेड हो सकता है। आ रहा है समझ में? तो इसमें क्या कर रहे हैं आज के डेट में, एक्सपोर्ट को कॉम्पिटिटिव बनाने में के लिए ये ड्यूटी ड्रॉबैक के रूट से ये दे रहे हैं। चलिए, देखो, ये जब आ जाएगा जीएसटी में ये सारे, तो फिर ड्यूटी ड्रॉबैक की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सब खत्म हो जाएगा। अब उसको हटा देंगे। हाँ। The Honorable Minister from Chhattisgarh suggested to add one more principle in the approach paper, namely to watch revenue and employment situation for next 3 months and see if revenue was low or employment was high or vice versa, and then the rate of tax on the product could be re-examined. अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन, इसको कल करें? चलेगा। ठीक, इसको कल करते हैं। आप लोगों को कोई क्वेरी है तो पूछिए। हाँ सर, एक क्वेरी था। हाँ, पूछिए कमलेश जी, बोलिए। अगर कोई अंडा या मुर्गी बेचता है तो उसके ऊपर जीएसटी लगेगा? अंडा या नहीं, मुर्गी बेचता है तो जीएसटी लगेगा? मुर्गी पे जीएसटी नहीं है, अंडा पे? अंडा एग्जेम्प्टेड है दोनों। तो उसको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है क्या? ना, अगर किसी का 4 करोड़ का टर्नओवर है? 23 में एग्जेम्प्टेड है। नहीं, एक्सक्लूसिव तो अगर registration एग्जाम के लिए- सप्लाई कर रहा है, एक्सक्लूसिव एग्जाम सप्लाई कर रहा है तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके साथ कुछ टैक्सेबल सप्लाई भी कर रहा है तो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो जाएगा। नहीं, टैक्सेबल कुछ नहीं। तब नहीं। सर अगर केवल ये टैक्सेबल अगर करते क्या 10 लाख है, का है साथ में, अगर तो रजिस्ट्रेशन जरूरी पड़ेगा। हाँ, 1 तब रुपया का भी जरूरी- टैक्सेबल है तो रजिस्ट्रेशन जरूरी है। अच्छा, तब मैंडेटरी है। थैंक यू। ओके। और ये केवल देखिए, raw ये material लिंक मैं आपको खरीदते भेज देता हूँ, ये लिंक आप सेव करके रखिए, मैं चैट बॉक्स में भेज देता हूँ आप सबको। जिनेश जी, मैंने आपको भेज दिया था वो मेल हाँ, पे थैंक कल, यू। देखा यस था? सर, थैंक यू वेरी मच, बढ़िया एकदम देख लिया, कल मजा आ गया। अच्छा, मैं कल ही बहुत टाइम निकल पाया तो मैंने सर से भी बात कर ली। वाह क्या बात। तो ये मैंने आपको ना चैट बॉक्स में भेजा है। अच्छा, कौन सा वाला लिंक? ये एक लिंक भेजा है जिससे मैं जीएसटी का रेट पता लगा रहा हूँ। और जैसे एग है, सॉरी एग यहाँ नहीं लिखेंगे, डिस्क्रिप्शन में एग लिखते हैं। ये देखिए एग के ऊपर तो है 5%। अब आया ना, पहले नहीं था सर, अंडे पे टैक्स नहीं था। बर्ड्स एग इन शेल फ्रेश प्रिजर्व कुक्ड, इस पे 0 है, तो ये कौन सा है? ये कुछ और है सर, जो देख अंडे, लीजिए। जो अंडे हैं हाँ, वो तो एकदम एक कर मुक्त है सर। हाँ, ये कर मुक्त है, ठीक बोल रहे हो। 04007, ये कुछ और है, ठीक है। कुछ और है सर। और हेन देखें, हेन का और कोई मतलब तो नहीं है भैया? पोल्ट्री फार्म जो खोलते हैं ना सर, पोल्ट्री लिखते हैं उसमें, कि हाँ पोल्ट्री फार्म, उसमें सिर्फ जो इनवर्ड है वही टैक्सेबल है, आउटवर्ड तो सब एग्जेम्प्टेड है। ये रहा। इनवर्ड का मतलब क्या हुआ कि परचेज? खरीदना, यस परचेज।
अगर कोई पोल्ट्री फार्म से खरीद रहे हैं तो नहीं 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 जीएसटी नहीं, में आएगा। जैसे पोल्ट्री फार्म वाले बर्तन खरीदते हैं या कुछ और खरीदते हैं, सब पे टैक्स लगता है, मुर्गियों के ऊपर जो रखते हैं। और जब पोल्ट्री फार्म वाले बेचते हैं तब नहीं लगेगा। ना ना, और अगर कोई दुकानदार खरीद बिक्री करा तो भी नहीं लगेगा। ना अंडा कर मुक्त है ना, और मुर्गी? मुर्गी भी वही है। ये देखिए ना, लाइव पोल्ट्री लिखा हुआ है। हाँ वही लाइव पोल्ट्री की बात हो रही है सर, मुर्गी तो जिंदा ही रहती है ना, अब मरी हुई मुर्गी में मालूम नहीं। सही बात। नहीं, उसको फ्राई कर दिया जाए तब तब तो लग जाएगा। तब तो रेस्टोरेंट हो जाएगा सर। हाँ, फिर रेस्टोरेंट हो जाएगा। मतलब कमलेश जी, मैं सबको तो यही कहता हूं कि जब भी कुछ इशू आए तो किताब खोल लीजिए, रिसर्च कर लीजिए। भले आपको किसी ने भी आपको कुछ भी कहा, मैंने भी कुछ भी कहा कि जीरो है, बट स्टिल यू हैव टू रिसर्च। नहीं सर तो पहले तो जीएसटी का किताब देखने की आदत ही नहीं था। आप जब सेमिनार में आए थे हाँ, तो उसके बाद थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट हो रहा है। मेरा प्रैक्टिस भी ना के बराबर ही है जीएसटी। नहीं नहीं, हो जाएगा आपका। आप तो आते धीरे रहेंगे, धीरे रीडिंग अटेंड करते करते करते, रहेंगे। चलिए प्रैक्टिस तो बात की बात है, लेकिन जानकारी तो हो। हाँ, जानकारी। अब राजेश जी हैं जो मुझे लग रहा है कि मेरे साथ बहुत समय से 2017 से जुड़े हुए हैं। जी जी। फिर हम जुड़ गए। फिर जिनेश जी जुड़ गए। जिनेश जी ने भी बहुत फोन किया था मुझे, जुड़े ना जुड़े उनके दिमाग में भी बहुत कुछ चल रहा था। पहले जिनेश जी ले रहे थे, बोलते सर मैं है ना क्या करता हूँ, अपने आर्टिकल्स के लिए ले लेता हूँ, हाँ, है ना। यस। जिनेश जी को लग रहा था कि सिखा उसमें पाएंगे से नहीं कोरोना आ सिखा गया, उसमें सर भी कोरोना आ गया था ना। हाँ 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 हाँ। तो कोरोना में तो क्या हो गया कि हम घर पे बैठे ही रहते थे, हम्म। तो फिर हमने कर दिया बैठ के। लेकिन जिनेश जी आपने कभी बताया नहीं, आपने मुझे कैसे चुना। फिर आपका आपका वो वीडियो आ गया था, उसमें देख लिया। हाँ, अच्छा, ओके। हाँ, सारे लोग ऐसे ही जुड़े हैं। ठीक है, और कोई क्वेरी। सर मेरा एक स्मॉल डाउट है सर। हाँ, वो बोलिए बोला रहे। 9 बज चुका हूँ। मंजुनाथ जी, वो- ओके ओके। हाँ जी सर, 9 बज चुका हूँ सर। कॉलम नंबर 8 पे नेगेटिव आ रहा है। हाँ, कल उसके आप थे बाद या नहीं थे। नहीं, क्रेडिट नोट का रिवर्स कर दे रहा हूँ, सीमेंट का डीलर वो। नहीं नहीं, कल आप थे। कल नहीं था, कल नहीं ओके था ना, लिंक नहीं मिला है सर। नहीं लिंक वही नहीं, है। लिंक सेम रहेगा हमेशा। ओ, हाँ मैं देखा हाँ, नहीं। हाँ हमेशा लिंक सेम रहेगा। बताइए आपकी क्वेरी क्या है पहले। 8B में वो आ रहा है ना सर, डी में डिफरेंस आ रहा है वो, अदर आईटी से रिलेटेड। मैं पासवर्ड बता सकता हूँ, यूजर आईडी पासवर्ड नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। नहीं सर, मैं 1 मिनट खोल रहा हूँ सर। 9 निकाल दीजिए ना सर, जीएसटीआर। नहीं, जीएसटीआर 9 निकाल दीजिए, इनको दिखाई देगा। हाँ निकाल दे अभी। हाँ ओपन हो गया है। मेरा 6A का क्रेडिट आ चुका है सर। हेलो, 1 मिनट रुकिए। एक जो 6A में जो आपकी फिगर आ रही है ना, हाँ राइट सर। वो आपकी ऑल अदर आईटीसी टेबल 4A का लास्ट वाला आता है, और सीएन अलग से आएगा, वो आपके 6A में नहीं आएगा। नहीं, 7 में मैं रिवर्स कर दिया हूँ सर वो। हाँ? 7 में क्रेडिट नोट का पूरा रिवर्स कर दिया मैं। नहीं नहीं, आपने 3B में सब रिवर्स किया है ना। 3B में सब रिवर्स किया है। हाँ, तो जब नहीं, जो रिवर्स किया है 3B नेगेटिव में, वो टेबल 7 में आपको दिखाई देगा। 7 में भी दिखाया है सर। दिखा 7 दिया में वो, दिखा दिखाया, दिया। अब जितना 7 में दिखाया ना, उतना ही हाँ। डिफरेंस आपका टेबल 8A और B का आएगा। हाँ करेक्ट सर। तो वही आपको बस कभी नोटिस आया तो वही कहना है, सर ये तो रिवर्स कर चुका हूँ 3B से। देखिए देखिए, मैं आपको बताता हूँ, मैंने ये भी इशू फेस किया है। मान लीजिए 100 रुपया क्रेडिट है, 20 रुपया रिवर्स है, तो आपने 80 है ना। ये हाँ, टेबल सर। 6 में है, ये टेबल 7 में है, करेक्ट। हाँ करेक्ट। और नेट आईटीसी ये वाला है 80 जो आपने लिया है।
अब जो 2A से आ रहा होगा वो 100 आ रहा होगा, ठीक बात है, जी ये आ रहा सर होगा। ये 9C का सबमिशन का प्रॉब्लम है क्या? नहीं नहीं नहीं, ये तो टेबल 8 का है, इसमें क्या क्या भरना है। नहीं, मेकिंग ऑफ एनुअल रिटर्न जीएसटीआर 9 और 9C का है क्या? हाँ हाँ, ये वही पीडीएफ। 9C सबमिट करने में दिक्कत आ रही है। नहीं नहीं नहीं, टेबल 9 में, टेबल जीएसटी 9 में टेबल 8 में क्या कैसे भरे वो है। तो आईटीसी 2A से ऑटो पॉपुलेट होकर 100 आ जाएगा, हाँ हो जाएगा। 6B और 6H 100 आ रहा है, यही आ रहा है ना मंजूनाथ जी। हाँ 600 आ रहेगा। और ये जो 20 है ये आपको रिवर्स करना था, जो टेबल 8 में कहाँ दिखलाएं, करेक्ट। हाँ कहाँ दे रहे हैं, करेक्ट है। अब ये जो हम लोग क्या कहते हैं कि आप जो है ना इसमें दिखला सकते हैं, आप बताइएगा आप लोग है कि नहीं। आईटीसी अवेलेबल बट नॉट अवेल्ड, आईटीसी अवेलेबल बट इनएलिजिबल, रिलेट विद टेबल नंबर 7, यहां दिखला दीजिए। हाँ एफ है, हाँ 8F। हाँ हाँ। वो ठीक है। लैब, हाँ ठीक है सर। और इसका हमने मौका मिले इस तब तो काम हो गया। ये पूरा जीएसटी या 9C हमने पूरा करीब करीब 5-6 घंटे की क्लासेस है जो हमने ली थी। वो मैं दिखाया नहीं सर, मैं मेरे तो ये देख लीजिए, मैं इसको चैट बॉक्स में डाल देता हूँ, सेव करके रख लीजिए, ठीक है। हाँ ठीक है सर। अब मैं क्या, और किसी का कोई क्वेरी? थैंक यू सर, वो बताने के लिए। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, एक मैन्युफैक्चर कर रहा है लिथियम आयन बैटरी, और लिथियम आयन बैटरी का एक पैनल इंपोर्ट कर रहा है, और ये सारे बिल ऑफ एंट्री है, और उसमें HSN हमने डाला ये वाला 87089900। अब देखिएगा मैं आपको एक एक चीज समझा रहा हूं। 8708 क्या लिखा हुआ है? 8708 पार्ट्स ऑफ ट्रैक्टर्स नेमली दिस, और बाकी उस पर 18% है। ये देखिए ट्रैक्टर्स ये सब पे कितना है? सब 18 है। 18 है, लेकिन अगर अदर देन ट्रैक्टर्स है तो 28 है। हाँ तो बिल ऑफ एंट्री में इन्होंने क्या किया, 87089900 डाला, और क्या रेट लगेगा अगर ये डाला है तो? 28 28 लगेगा। दिया कितना? 18। 18। अब नोटिस आ गया, बोला सर इस पे तो 28 है, 18 कैसे दिया? तो 72 लाख रुपया करीब करीब बन गया। मांग रहा है। कस्टम्स एक्ट में अरेस्ट का प्रोविजन 50 लाख से ऊपर में है। तो समझ में उसको बहुत, जो ऑफिसर गए वो तो MBA ये सब रहते हैं, वो लोग इंजीनियर्स रहते हैं, बहुत डराया धमकाया, ये कर देंगे वो कर देंगे, अरेस्ट कर लेंगे। तो अब मुझे एक बात बताइए, ये एक पार्ट है, ये पार्ट किस में लग रहा है? बैटरी में। अब बैटरी किस में लग रहा है? ट्रैक्टर में। कार में या बस, इलेक्ट्रिक कार या बस, ठीक बात है। ये ट्रैक्टर में नहीं लग सकता। क्या चीज? ट्रैक्टर में नहीं लग सकता। ये कंपनी ट्रैक्टर बनाती नहीं है। अच्छा, नहीं उसलिए मैं नहीं पूछ रहा हूँ। हाँ, जो ट्रैक्टर अगर इलेक्ट्रिक 18% है, अगर इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर है, अगर बनता है तो लग सकता है, ठीक है। तो वैसे इलेक्ट्रिक बैटरी व्हीकल तो उसमें लगती है ना ट्रैक्टर में भी। नहीं, लिथियम आयन बैटरी नहीं लगती है ना, अच्छा, इलेक्ट्रिक व्हीकल पे ही लगती है। अच्छा अच्छा। ठीक है, ये सिंपल बैटरी नहीं, लिथियम आयन बैटरी है। हाँ ठीक है तब। अब क्या हुआ, अब मुझे एक बात बताइए, ये पार्ट बैटरी का माना जाएगा या गाड़ी का माना जाएगा? ये पार्ट तो बैटरी का माना जाएगा। एंड यूज क्लासिफिकेशन, ये पार्ट किसका गाड़ी का माना माना जाएगा? जाएगा। गाड़ी का माना जाएगा। क्लासिफिकेशन देंगे तो गाड़ी का हो गया। एंड यूज क्लासिफिकेशन। तो ये सुप्रीम कोर्ट ये सब का जजमेंट भी आ गया, पूरी मोटर कार इंडस्ट्री में प्रॉब्लम आ गई है ये बात। अब हमने इनसे पूछा भैया गाड़ी बनाते हैं? बोला नहीं गाड़ी तो बनाते नहीं है। हम लोग ओ, तो ये खत्म हो गया, गाड़ी ये बनाते ही नहीं है। इनका पूरा HSN निकाल लिया GST 1 से। अब ये पार्ट किसका हो गया?
अब बैटरी का। अब बैटरी का हो गया, अगर बैटरी का पार्ट हो गया तो ये वाला HSN गलत डाला है, डिस्क्रिप्शन ठीक डाला, HSN ही गलत डाला। तो हमने कहा भैया ये इसमें नहीं जाएगा, किसमें जाएगा? वो ट्रैक्टर वाले में उसमें चला जाएगा। नहीं नहीं नहीं, 87 ये चैप्टर 87 तो गाड़ी को है, हम लोग चैप्टर 8708 हो जाएगा ना? नहीं नहीं, फिर ये जाएगा 85 में, चैप्टर ट्रैक्टर वाले में। नहीं नहीं, ओहो आप समझे नहीं, बैटरी के एक चैप्टर 85 है जो इलेक्ट्रिकल मशीनरी के बारे में बात कर रहा है, एक चैप्टर 87 है जो गाड़ी के बारे में बात कर रहा है। जब गाड़ी है नहीं तो चैप्टर 87 एप्लीकेबल ही नहीं है ना, 85 का रह गया, तो फिर 85 रह गया। तो हमने उसको समझाया, देखिए सर इसमें ना 85 है। तो उन्होंने कहा भी, बोला सर आपने गलत किया, 85 लगेगा, हमने मान लिया 85 ही लगेगा, लेकिन उस पर भी रेट 18 ही है। तो ये पूरा जवाब आप बनाया हमने, और ये देखिए 8507, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अब मैं इसको अगर 8507 लिखता हूं तो देखिए ये आ रहा है लिथियम आयन बैटरी, और ये 18% है। देखिए सीरियल 139 है, इस पर 28 है ना, लेकिन 139 में क्या लिखा हुआ, अदर देन लिथियम आयन बैटरी दिस दिस दिस, तो इसमें तो आएगा नहीं, अदर देन है, 18 में आ गया तो ये इसमें आ जाएगा, लिथियम आयन किलोमीटर, 8507 ये सीरियल नंबर में आएगा, ठीक है। अब जब वहां गया तो बोलता भैया एक बात बताइए, यहाँ लिथियम आयन एक्यूमुलेटर्स इंक्लूडिंग लिथियम आयन पावर बैंक है, पार्ट्स कहाँ लिखा हुआ है? क्या समझाया उसको, पार्ट्स कहाँ लिखा हुआ है? तो हमने कहा 8507 निकाल लेते हैं, जो अभी मैंने समझाया एग्जैक्ट वही उनको भी समझाया। तो भैया 8507 में पार्ट्स भी आएंगे। ये देखिए ये 8501 85 chapter 16 8501 electrical machinery equipments and part thereof accessory of such article। यहाँ पर देखिए for the purpose of heading 8507 electric accumulators, accumulator मतलब चार्जिंग, जिसमें चार्जिंग होता है, they may also include a portion of the protective housing of the goods in which they are to be used। तो ये तो साफ साफ कह रहा है कि इसमें पार्ट्स भी इंक्लूडेड है, ठीक बात है। अब 8507 में आते हैं, हमने इसमें आपको बताया था 3 दिन सिर्फ यही काम किया और कोई काम नहीं किया। ये देखिए 85 इलेक्ट्रिक एक्यूमुलेटर्स, इसमें पार्ट्स है ना, है पार्ट्स क्या है? अब देख लीजिए इसका 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा सर एक चीज बताइए, उसने जब माल लाए वहां से तो इंपोर्ट ड्यूटी क्या उसने उस पे चार्ज 18%। इसमें कहाँ 18 है, कहीं 15 15 20? नहीं ये तो इंपोर्ट ड्यूटी है, इसको छोड़ दीजिए ना, हम तो IGST देखेंगे। अच्छा तो IGST में देखिए 8507, देखिए लिथियम आयन बैटरीज अलग से लिख दिया इन्होंने, 6000 कहाँ 6000, ये लिथियम आयन बैटरीज। चलिए अब क्या कर, फिर अंत में क्या हुआ, माना ये सर नहीं? आपने जो ओपन किया है, ये जो ओपन किए है सामने, हाँ ये कस्टम का है क्या? कस्टम का है, हाँ कस्टम तरीफ CTA बोलते हैं उसको, HSN। अच्छा कस्टम HSN है सर। हाँ CTH मतलब कस्टम टैरिफ, कैसे बोल रहे हैं, CTH तो बहुत पुराना टर्म है लेकिन यूज कर रहे हैं वो। कस्टम टैरिफ एक्ट आज भी यूज कर रहे हैं, वो बोलते हैं कस्टम टैरिफ। नहीं नहीं, कस्टम टैरिफ एक्ट तो अलग से है ही, लेकिन कस्टम टैरिफ CTH हो सकता है, उसके कारण कस्टम टैरिफ के बारे में बोल रहे हैं। कस्टम टैरिफ हेडिंग, हाँ कस्टम टैरिफ हेडिंग, इसमें इससे ही क्लैरिटी मिलता है, उससे इसका बेस बनाना पड़ता है। किसका? ये CTH का, CTH और HSN, ये इसका ही बेस बनाते हैं ना, आपने जो ओपन किया उसका ही बेस बनाना पड़ता है। हाँ हाँ हाँ, देखिए ये सब रिप्लाई जाने के बाद इसको इतना वो तो मानने को तैयार ही नहीं था ना। तो अभी क्या हुआ, अभी माना कि नहीं? नहीं माना। अच्छा हम कैसे झुक जाएं, ज्यादा जानकार हैं। अजीब अजीब सा रीजन दे रहा था, बोला सर सैमसंग को
नोटिस भेजा 150 करोड़ लिया, आप क्या अरे दे रहे हैं? कुछ ठीक नहीं है, दे रहे हैं। आपने कुछ भी दिया ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, मानेगा आज नहीं मानेगा कल मानेगा, कोर्ट से मानेगा, कुछ तो हाँ, करेगा। कोर्ट कोर्ट तो तुरंत मान जाएगा। लेकिन एम्प्लॉय सब है ना एकदम डर गया है। तो उसको कल 1 घंटा हमने जूम मीटिंग में उसको बहुत समझाया है, पूरा लॉ दिखलाया है। हम बोला अब सिर्फ सेक्शन 28 होगा और कुछ नहीं होगा। ये देख रहे हैं, ये सारा रिलेवेंट एक्सट्रैक्टेड बिलो, उसको समझाने के लिए कितना लिखा है, एक एक चीज लिखी है, ऐसा नहीं है। ये देखिए, नहीं, आपने पूरा लिखा हो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ऊपर अथॉरिटी तक जब हम जाएंगे तो ये सब चीजें काम आएंगी कि मैंने तो सब कुछ समझाया, ये सुने ही नहीं। हाँ और तब ये भी होता है कि कोर्ट जो है गुस्से में फिर कास्ट अवार्ड भी ऐसे लोगों पे कर देती है, हाँ सही। छोड़ती नहीं है, फिर कहती है यहाँ तक तुमने परेशान किया और हमारा भी समय किल किया, इसके ऊपर कास्ट अवार्ड करो। हाँ हाँ और डिमांड जरूर कास्ट अवार्ड की करनी चाहिए, और अपने हरेसमेंट की हाँ, वो तो हर करना प्ली चाहिए। में, हर फिल्म में, नो ताकि डाउट। ताकि ये डर इनके अंदर बना रहे। चलिए कमलेश जी, कमलेश जी एक बात पूछना चाह रहा था। कमलेश जी, हाँ बोलिए सर। कमलेश जी ये टाइमिंग सूट करता है आपको? बिल्कुल बिल्कुल। और ये टाइमिंग है आधा कैसा? घंटा और पहले हो जाए ना 6:30 बजे से। हाँ हाँ, अभी लेकिन ठंड थोड़ी। सबका अलग अलग उठने का टाइम है। हाँ हम तो हाँ जैसे 5 बजे उठ जाते हैं। अच्छा, ओके ओके। बस बस अब तो मैं आप ही जैसा ठंड है बोल सही। करके गर्मी में तो हम 4:30 नहीं, वो तो 4:30 बजे उठ जाते कमलेश जी, मैं तो फिर कहूंगा सुबह 3:30 बजे शुरू हो, क्योंकि मैं हैं। भी उठ हमने जाता पहले ही हूँ। कहा ना सबका अलग अलग टाइमिंग है। हाँ, हाँ। मैं भी उठ तो फिर जाता राजेश जी, सर जी और कमलेश जी जुड़े रहेंगे बाकी लोग। नहीं नहीं, बहुत कम लोग। आप देखिए इस मीटिंग में करीब करीब जो इंटरेस्टेड थे 60-70 लोग इंटरेस्टेड थे। तो शुरुआत में एकदम जोश जोश में तो बहुत लोग उठते हैं, बाद में धीरे धीरे उनको एहसास होता है बाप रे ये टाइमिंग हम लोग को अजीब सूट सा नहीं हो लगता है। नहीं हाँ, सर, जब हम ग्रुप में डालते हैं ना, बोला सर इतनी सुबह, हम बोला हाँ इतनी ही सुबह, क्योंकि अब इतना सुबह कर लिया ना, अब हम लोग एकदम फ्री हो गए। अब अपना काम, नोटिस का काम, अब ये 9 बजे काम। सर हम ऑफिस निकल जाएंगे। अच्छा, बहुत बढ़िया। और मेरा रूटीन थोड़ा सा अलग है। मेरा ऑफिस मैक्सिमम 5:30-6 बजे तक रहता है शाम। बहुत बहुत सही है ये तो, यही होना भी चाहिए। सर एक क्वेरी थी हमारी। हाँ मनीष जी बोलिए, आप कम बोलते हैं। चलिए बोलिए। सर अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स की बात कर रहे हैं कि अगर हाँ कोई बिल छूट गए हैं अकाउंट्स में हाँ लेने का, हाँ, और वो 22-23 में लिया है, 21-22 में लेने से छूट गया, अच्छा। तो क्या करना चाहिए एनुअल रिटर्न में? आईटीसी आगे कैरी फॉरवर्ड करेगा, क्या करे, परचेज कितनी दिखाए? नहीं नहीं, आपने फिर से बताइए, आपका परचेज का बिल परचेज, छूट गया? हाँ बिल छूट गया, बैलेंस शीट में भी छूट गया। हाँ तो ले लीजिए। नए साल में ले लीजिए। नए साल में ले लें। हाँ लेकिन वो 30 नवंबर का डेट जरूर से याद रखिएगा। और किस डेट का इनवॉइस है? वो फरवरी का है, फरवरी 2000? 21, तब कैसे ले पाएंगे? ले नहीं चुके हैं 22 या? का, 22 नहीं फरवरी सर, 2022 का। अच्छा, फरवरी 2022 का बैलेंस शीट में भी रह गया, और बैलेंस शीट में मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये सब में रह गया है ना, मतलब अकाउंट्स में रह गया ये। हाँ अकाउंट्स में रह गया। और उसमें ले लिए थे जीएसटी में, इसमें है? आईटीसी जीएसटी में ले लिए थे। नहीं आईटीसी भी नहीं मिली, आईटीसी भी नहीं अच्छा, लिया कुछ उन्होंने। नहीं लिया, कुछ हाँ नहीं लिया। अच्छा, फरवरी 2022 का केस है, यानी कि 21-22 का केस है। हाँ तो कैसे लेंगे? 30 नवंबर 2022 नहीं तो सर, पहले मैं ले ये चुके नहीं, थे आप? हाँ, नहीं पता। 30 नवंबर 22 में आईटीसी क्लेम कर लिया। क्लेम कर चुके थे आप? हाँ हाँ क्लेम ठीक है। कर, अब एनुअल रिटर्न में कैसे दिखलाएंगे? जी जी जी। तो टेबल 13, 14, 11, हाँ 12 13, हाँ 10, 11, 12, 13 में दिखला दीजिए, 13 नंबर पे इनफैक्ट। नेक्स्ट। नहीं उसका नहीं एडजस्ट सर, वो बात नहीं है। हम्म सर वो बात नहीं है। क्या? ये कह रहे हैं कि प्रॉफिट लॉस में 100 रुपए की परचेज थी, 10 रुपए का बिल छूट गया, मैंने प्रॉफिट लॉस में लिया ही नहीं। हम्म समझ और गया, अकाउंट्स में लिया ही नहीं इन्होंने। लिया, और जीएसटी में भी नहीं लिया। जीएसटी में ले तो लिया 30 नहीं, नवंबर को। जीएसटी में उन्होंने नए साल में लिया ना, 30 नवंबर तक। हाँ उनके हाँ, लिए सबसे बढ़िया ये होगा कि ये कहेंगे गुड्स मुझे रिसीव ही हुआ नए फाइनेंस ईयर में। ना नहीं काम मत कीजिए। जब सही रास्ता है तो ये ले ही चुके हैं यहाँ पर।
तो 30 नवंबर बैलेंस को शीट से कैसे मैच करेंगे? बैलेंस शीट नेक्स्ट ईयर में वो जिनेश जी कमलेश जी बताएंगे कैसे चेंज होगा बैलेंस शीट। नहीं, बैलेंस शीट में नहीं कर सकते। अरे नहीं, ऐसे नहीं प्रायर पीरियड में आइटम्स में कुछ तो कर सकते हैं, देखिए ना। हाँ, एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रायर आइटम्स प्रायर पीरियड में डाल दो, ये स्टैंडर्ड है ना। हाँ हाँ प्रायर रख पीरियड में। दीजिए, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट ईयर बात नहीं, ठीक होगा। हाँ हो सकता है, कोई बात नहीं। हाँ एनुअल रिटर्न में आप 13 में दिखला दीजिए, और 9C भरना है इनको, हाँ 9C भरना है। तो 9C में देख लीजिएगा कहाँ दिखलाना है। तो टेबल 8C और 13 में भी दिखाना पड़ेगा 9 के। हाँ देख लीजिए, जहां जहां दिखलाना है दिखला दीजिए। मैंने आपको पहले भी बताया था 9 और 9C गलत जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, ओ थैंक यू सर। ओके ओके, चलिए मिलते हैं कल। यस। ठीक सर, अच्छा, नमस्ते सर। नमस्ते।